नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरा वाम मोर्चा अब कांग्रेस से रणनीतिक तालमेल बनाने की मनोदशा में आया हुआ है। यो आने वाले दिनों में केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका मौन अलायंस होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ये साझा तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की लीडरशिप में अब ये स्थायी समझ बनी है कि इन्हें साथ रहना है। वाम मोर्चे को इससे फायदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में यदि ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से जुड़ती है तो हाशिए वाली हैसियत बनी रहेगी। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी में बनी केमिस्ट्री का मूल रसायन मुस्लिम और दलित वोट है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को एक जनवादी एनजीओ की सोच में ढाला है। मतलब भाजपा और नरेंद्र मोदी जिस हिंदू राजनीति से सत्ता में आए हैं उस हिंदू का मोह भंग है और वह बिखर रहा है। उसे वर्ग और वर्ण के फार्मूले में बांटकर 2019 तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना ये संभव मान रहे हैं। ध्यान रहे, आगामी चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश के अनुसार रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट एक अखिल भारतीय खांचे में भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति गढ़ रहे हैं। उस नाते पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ने गुपचुप सहमति का जो रोड मैप बनाया है वह गहरे अर्थ लिए हुए है। इसके विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में मतलब है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। आरएसएस को रोहित वेमुला की खुदकुशी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाकये के ताल्लुक से आरएसएस कारकुनान और आम लोगों में गलत मैसेज जाने की फिक्र है। बताया जा रहा है कि आरएसएस में आला सतह पर इस बारे में गौर खौज हुआ और एबीवीपी के तलबा रहनुमाओं ने भी इस बारे में आरएसएस हुक्काम को मालूमात दी। तभी इन मामलों में आरएसएस का दीफा करने की हिकमत अमली बनी। आरएसएस के मुफक्किरीन और तर्जुमानों ने जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की इस बात की तरदीद की है कि आरएसएस सरबराह रहे एमएस गोलवलकर ने इटली के फासिस्ट रहनुमा मुसोलिनी से मुलाकात की थी। आरएसएस ने इस पर कन्हैया से माफी मांगने को कहा। बाद में जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने जेएनयू तलबा के दरमियान कहा कि कन्हैया ने गलत बयानी की थी। गोलवलकर नहीं बल्कि एक दूसरे रहनुमा बीएस मुंजे ने मुसोलिनी से मुलाकात की थी। इसके बाद आरएसएस के तर्जुमान मजीद जारे हुए हैं। बहरहाल आरएसएस की तशवीश का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उसकी एक एनजीओ सोसाइटी अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट की जानिब से एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें आरएसएस के कारकुनान को इन दोनों वाकयात की हकीकत के बारे में बताया गया। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी भी इस वर्कशॉप में शामिल हुई और उन्होंने भी हकायक सामने रखे। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते राजस्थान के नागौर में होने वाली आरएसएस की मीटिंग में आरएसएस के कारकुनान और अहलकारों के सामने इन हकायक को रखा जाएगा और कांग्रेस लेफ्ट की तशहीर का जवाब देने को कहा जाएगा। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पर लोकसभा इंतखाब की कारकर्दगी दोहराने का दबाव है। बीजेपी रहनुमा लोकसभा के बाद हुए रियासतों के इंतखाब की बुनियाद पर इन 5 रियासतों की हिकमत अमली बना रहे हैं। लोकसभा के बाद जिन रियासतों में बीजेपी जीती वहां भी लोकसभा के मुकाबले उसके वोट कम हुए। असेंबली इंतखाबात में उसे उतनी सीटों पर बरतरी नहीं मिल पाई जितनी पर लोकसभा में मिली थी। तभी 5 रियासतों के ताल्लुक से पार्टी रहनुमाओं में तशवीश है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की कारकर्दगी असम में सबसे अच्छी रही थी। वहाँ वो 126 में से 69 सीटों पर आगे रही थी। अगर उसकी कारकर्दगी लोकसभा जैसी रही तो उसे अकेले अक्सरियत मिल सकती है और उस हिसाब से कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। लेकिन ज्यादातर रहनुमा मान रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात में आंकड़े बदलेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी 294 में से सिर्फ 24 सीटों पर आगे रही थी। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सुनामी के बावजूद वो सिर्फ 24 सीटों पर आगे रही। ऐसे में असेंबली इंतखाबात में लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल के आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है। केरल में बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर आगे रही थी। इस मर्तबा पार्टी ने एसएनडीपी की सियासी शाखा बीडीजेएस से मफाहमत की है, तभी इससे ज्यादा सीटों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी को 7 सीटों पर बरतरी हासिल हुई थी। इस मर्तबा भी पार्टी के रहनुमा इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में कैसे काम करेंगे, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब तक उन्होंने ऐसे रहनुमाओं के साथ काम किया जिनका कोई आला कमान नहीं था। गुजरात में तमाम फैसले नरेंद्र मोदी को करने थे और बिहार में सब कुछ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के हाथ में था, इसलिए उन्होंने जो चाहा वो मिल गया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में क़यादत के कई मकाम है और बाखबर जराये का कहना है कि हर सतह पर उनकी मुखालफत है। सबसे पहली मुखालफत पंजाब और उत्तर प्रदेश की रियासती इकाई के रहनुमाओं ने की है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुखालिफ रहनुमाओं ने किशोर के खिलाफ महाज खोला है। उनका कहना है कि वो रियासत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसी तरह कई खेमों में बटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने उनकी सियासी समझ पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने की उनकी राय खारिज हो गई है। कांग्रेस के मीडिया और सोशल मीडिया महकमे को भी प्रशांत किशोर से ऐतराज है। बाखबर जराये के मुताबिक मवासलात महकमे के रहनुमा इस बात से खौफजदा हैं कि उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। मवासलात महकमे की मौजूदा टीम के कुछ मुखालिफ रहनुमा चाहते हैं कि तशहीर और मीडिया की मुकम्मल जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंप दी जाए। इस रस्साकशी में उनके फंसने का अंदेशा है। दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि वो प्रशांत किशोर को खर्च की खुली छूट दे दे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। ईपीएफ से पैसा निकालने पर अब टैक्स नहीं लगेगा। मरकजी हुकूमत ने टैक्स लगाने के ऐलान को वापस ले लिया है। केंद्रीय मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने आज बजाते खुद नोटिस लेते हुए लोकसभा में कहा कि हुकूमत को काफी तादाद में मेमोरेंडम मिले हैं और इसे देखते हुए हुकूमत इस तजवीज का फौरी तौर पर जायजा लेना चाहती है, इसीलिए तजवीज को वापस लेती है। गौरतलब है कि जेटली ने अपने बजट खिताब में कहा था कि ईपीएफ से 40% तक निकासी टैक्स से मुबर्रा रहेगी। उसके बाद 60% रकम की निकासी पर टैक्स लगाया जाएगा। उनकी इस तजवीज की हर तरफ मुखालफत हुई थी। मुलाजमीन तंजीमों और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के अलावा आम लोगों और आरएसएस से मुंसलिक मजदूर तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत की थी। इसके बाद जेटली ने कहा था कि बजट पर बहस के दौरान हुकूमत इस पर अपना रुख वाज़े करेगी, लेकिन बजट पर बहस शुरू होने से पहले ही उन्होंने इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से मुलाजमीन और साबिक मुलाजमीन को बड़ी राहत मिली है। मरकजी हुकूमत के ईपीएफ पर टैक्स लगाने का फैसला वापस लेने के बाद कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने इसका क्रेडिट लेते हुए कहा है कि हुकूमत ने उनके दबाव में फैसला किया है। आज वजीर मालियात अरुण जेटली ने लोकसभा में ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने की तजवीज वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद राहुल ने कहा कि ये उनके दबाव का नतीजा है। ईपीएफ पर टैक्स लगाने के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया था। इसे वापस लेने के फैसले के बाद राहुल ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि इस फैसले से हुकूमत मुतवस्सित तबके को परेशान करने का काम कर रही है, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं हुकूमत पर दबाव बनाऊंगा। मेरे दबाव ने काम भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी यौम ख़्वातीन के मौके पर आज कहा कि वो ख़्वातीन की सलाहियत और काबिलियत के लिए उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने ख़्वातीन की बहबूद के लिए अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी जाहिर करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे का खास तौर से जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर कहा कि बैनुल अक़वामी यौम ख़्वातीन पर सभी ख़्वातीन की सलाहियत को सलाम करता हूँ और हमारे समाज में उनके नागुज़ीर किरदार के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर सेहत और तालीमी सहूलियात के लिए ख़्वातीन की क़यादत में तरक्की की जानिब बढ़ने में हमारी हुकूमत की कोशिश मुसलसल जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत के मालियाती शमूलियात की कोशिशों, महारत की तरक्की की पहल और मुद्रा बैंक से खातून ताकत हिंदुस्तान की तरक्की में अपना ताउन देने के लिए मजबूत बनेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अरसे से इल्तिवा ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द ही पास करने का मुतालबा किया और हुकूमत से कहा कि ख्वातीन को उनका जायज हक मिलना चाहिए। सोनिया ने बैनुल अक़वामी यौम ख्वातीन के मौके पर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर बहस की शुरुआत करते हुए अदम बर्दाश्त का मसला भी उठाया और पंचायतों में उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत तय करने का मसला भी उठाया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज्यादा से ज्यादा गुड गवर्नेंस और कम से कम हुकूमत के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा गुड गवर्नेंस का मतलब बदले के जज्बे के बगैर इख्तिलाफ की बुनियाद को तौसी देना भी है। उन्होंने बीजेपी ज़ेरे इख्तिदार कुछ रियासतों में मकामी बॉडी इंतखाब लड़ने के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत को लाजमी बनाए जाने को लेकर भी हुकूमत को आड़े हाथ लिया और कहा कि यह कदम ऐसी और कबायली तबके की ख्वातीन को उनके आईनी हुकूक से महरूम करने वाला है। सोनिया ने इसे फौरी तौर पर खत्म करने की अपील की। उन्होंने इस पर फौरी तौर से ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई।
दिल्ली में यमुना के किनारे 11 से 13 मार्च तक होने वाले श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के इनेकाद पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कल बुध के रोज भी समाअत करेगा। आज हुई समाअत में एनजीटी ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि यमुना के आबी इलाके में आर्जी ढांचे की तामीर के लिए माहौलियात से मुतालिक मंजूरी की जरूरत क्यों नहीं है। आज हुई समाअत में डीडीए ने श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को इजाजत देने के अपने फैसले की हिमायत की। आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा कि उसने तमाम शर्तें मानी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि इस इनेकाद के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया। वहीं देहरी हुकूमत ने कहा कि उन्होंने इस इनेकाद के लिए न ही पुलिस और न ही फायर सेफ्टी क्लियरेंस दी है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संसद में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जो एकजुटता दिखाई, उसमें लेफ्ट और कांग्रेस की अंदरूनी समझ का बड़ा हाथ है। दलित और जेएनयू के मामले में लेफ्ट ने ही कांग्रेस को नेतृत्व दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह लेफ्ट की राजनीति के प्रभाव में है। कांग्रेस की यह रीति नीति चौंकाने वाली है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की सियासत बदली है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि राहुल गांधी खुद बदले हैं। लालू प्रसाद को मदद पहुंचाने के लिए उनकी हुकूमत की जानिब से लाए गए ऑर्डिनेंस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डालने से लेकर लालू प्रसाद के साथ मुफाहमत करके लड़ने तक राहुल गांधी ने जो रंग बदले हैं, उसका ताज़ा नमूना ये है कि मगरबी बंगाल में उनकी पार्टी सीपीएम की क़यादत वाले बाएं महाज से मिलकर इंतखाब लड़ रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान सीटों पर इत्तेफाक राय हो गया है। दोनों ने इंतखाब से कब्ल इत्तेहाद का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बंगाल के साथ ही केरल में भी असेंबली इंतखाब हो रहे हैं, जहां कांग्रेस क़यादत वाली यूडीएफ को सीपीएम की क़यादत वाली एलडीएफ से आमने सामने का मुकाबला करना है। दोनों पार्टियों के रहनुमा इन तजादात को खत्म करने में लगे हैं। उनका कहना है कि 2006 में भी ये तजादात सामने थे, जब सीपीएम ने मरकज में कांग्रेस की हुकूमत को हिमायत दी थी और बंगाल और केरल में दोनों लड़ रहे थे। बहरहाल इन सियासी वाकयात को बिहार में हुए अजीम इत्तेहाद की तोसी समझा जा रहा है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का साथ आना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के मुकाबले जब वजूद की लड़ाई का सवाल आया तो दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया। उसी तरह मगरबी बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों के सामने वजूद का सवाल है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ा था, इसलिए उसके 45 मेंबर असेंबली जीत गए थे, लेकिन लोकसभा में वो अकेले लड़ी और उसे सिर्फ 28 सीटों पर बरतरी मिली। इसी तरह बाएं महाज को 60 के करीब सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा में उसकी बरतरी घटकर 28 हो गई। लोकसभा इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस को 214 सीटों पर बरतरी मिली। इस आंकड़े ने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को सोचने के लिए मजबूर किया। दूसरी वजह राहुल गांधी की बदलती सियासत है। राहुल पहले से गैर सरकारी तंजीमों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क के हर अवामी इशू से अपने आप को जोड़ा है। नियामगिरी के माओ नवाजों से लेकर भट्टा पारसौल के किसानों और बुंदेलखंड की पानी की परेशानी को लेकर वो सरगर्म रहे हैं। पिछले दिनों मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव लाने वाले दोनों मामलों से राहुल ने अपने आप को जोड़ा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी और जेएनयू के वाकये में राहुल सबसे आगे रहे। इन दोनों मामलों में उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ा और दूसरे खुद को तलबा, दलितों, मुसलमानों, माओ नवाजों का सच्चा हमदर्द बताया। अब लेफ्ट के साथ गैर ऐलानिया मफाहमत से उनकी ये छवि मजबूत होगी। इस छवि की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी उन्हें नरेंद्र मोदी के मुकाबले 2019 का चेहरा पेश करेगी। चूँकि लेफ्ट से किसी को वजीर आजम नहीं बनना है और न ही कोई चेहरा प्रोजेक्ट करना है, इसलिए उसे इस बात पर एतराज नहीं है कि राहुल को आगे किया जाए। यानी दोनों पार्टियां मगरबी बंगाल के इंतखाब में थर्मामीटर लगाकर आगे के इम्कानात का पता लगा रही हैं। अगर नतीजे मुस्बत आते हैं तो दोनों पार्टियां अखिल मुल्क गिर सतह पर बीजेपी को चैलेंज देने के लिए इत्तेहाद बनाएंगी। कांग्रेस क़यादत वाले यूपीए के पीछे लेफ्ट पार्टियां खड़ी होंगी। हालांकि अभी तक राहुल गांधी लेफ्ट की सियासत के पीछे खड़े हैं, लेकिन बंगाल और केरल का इंतखाब खत्म होते ही कांग्रेस आगे हो जाएगी और तब मुल्क गिर सतह पर अलग ही सियासत होगी। ये सियासत कई इलाकाई रहनुमाओं को हजम नहीं होने वाली है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट के रिश्तों पर चर्चा करेंगे। केरल और पश्चिम बंगाल दोनों के विधानसभा चुनाव लेफ्ट के लिए जीवन मरण वाले हैं। तभी पश्चिम बंगाल में वह येन केन प्रकारेण कांग्रेस के साथ तालमेल कर रहा। यह तालमेल गुपचुप हुआ तो इससे आगे की राजनीति का नया रोड मैप बनेगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच में जो बातचीत, जो सहयोग बना है, वो क्या अलायंस से कुछ ज्यादा ऊंचे स्तर का नहीं है? मतलब ये कि एक तरह से
साझेदारी या पार्टनरशिप सी बनती हुई लग रही है। देखिए, इसमें कांग्रेस भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो प्रतिपक्ष हैं वो है कांग्रेस, राहुल गांधी। और सेंटर स्टेज में कांग्रेस वीक है, लेकिन हर स्टेट में वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस का ताकत नहीं है, जैसे बिहार में हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें कांग्रेस का स्ट्रेंथ बढ़ाना, और 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव आ जाएगा तब तक मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ एक मंच, जैसे इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं ना कि जब एंटी बीजेपीइज्म शुरू होता है तो कैसे एक कोalition पार्टनर्स एक इवॉल्व होता है। तो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो एक माइक्रो इशू है, और वो चुनाव के लिए कोई फॉर्मल अलायंस करना कठिन है, क्योंकि सीपीएम भी बहुत आइडियोलॉजिकल पार्टी है, केरला का भी चुनाव है और कराट का आइडियोलॉजी है, तो फॉर्मल नहीं है। अच्छा, और सोनिया गांधी जी को भी सूट करता है इनफॉर्मल, क्योंकि ममता जी भी भविष्य में लोकसभा चुनाव के पहले, जैसे नीतीश ममता रिलेशनशिप है, अगर मोदी एंटी मोदी प्लेटफॉर्म बनाने में ममता को कंप्लीटली अगर आप इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय असेंबली में आपने एक पार्टनरशिप डेवलप भी किए हैं, तो आपके दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप रखने के लिए फॉर्मल अलायंस ना करके एक इनफॉर्मल अलायंस बना के अभी वहां एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें आपके अनुसार ये कांग्रेस ज्यादा सूझबूझ के साथ में इसको प्लानिंग कर रही है या लेफ्ट मोर्चा ज्यादा प्लानिंग? क्योंकि देखिए, लेफ्ट के लिए दोनों केरल और बंगाल जीवन मरण वाला चुनाव है, इसलिए बंगाल को ध्यान में रखते हुए वो ज्यादा सूझबूझ दिखा रहे हैं या क्या? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस पहले इतना उत्सुक नहीं था, और राहुल गांधी सोनिया जी के बीच में, सोनिया जी तो बिल्कुल अलायंस के पहले पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ममता के साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप ममता को कंप्लीटली होस्टाइल करेंगे तो पता नहीं है ममता बीजेपी के साथ अगर फॉर्मल ना भी हो, इनफॉर्मली भी अंडरस्टैंडिंग के तरफ जा सकते हैं, ये भी एक शंका सोनिया जी के मन में था। लेकिन सीपीएम देखिए, जो पश्चिम बंगाल के जो सीपीएम खत्म हो गया है, वहां अगर कांग्रेस के साथ एक साथ चले तो सीपीएम का एक रिवाइवल ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि सीपीएम का एक्टिविटीज बढ़ गया है बंगाल में, और बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में सीपीएम का स्ट्रेंथ तो है ही इस जगह में, तो अगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा है तो 42 लोकसभा सीट भी है, तो अगर सीपीएम का स्ट्रेंथ पश्चिम बंगाल में बढ़े तो उसमें एमएलए बढ़े तो राज्यसभा बढ़ेगा। अगर सीपीएम इस समय अपना सीट बढ़ा लेगा तो नेशनल लेवल में जो सीताराम येचुरी का बहुत मतलब इच्छुक है वो, कि कांग्रेस और लेफ्ट जैसे यूपीए में हुआ था, जैसे प्रकाश कराट उसको न्यू डील के इशू में खत्म किया था, उस समय भी आप याद कीजिए सीताराम येचुरी तो बार बार प्रणब मुखर्जी के साथ बात करके वो रिश्ता रखने की कोशिश कर रहे थे। तो आज वही सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, और वो चाहते हैं ये जो रिलेशनशिप का एक्सपेरिमेंट पश्चिम बंगाल के लेबोरेटरी में अभी शुरू हुआ है, इसको नेक्स्ट लोकसभा चुनाव तक ले जाए। नहीं, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल की अगर माइक्रो लेवल पे, तो इसमें कास्ट और क्लास का, वर्ण और वर्ग का जो मामला है, ये इनके हित, मतलब इसकी केमिस्ट्री में ये बंध सकते हैं या इससे उल्टे भाजपा पनपती, क्योंकि भाजपा कम्युनल पॉलिटिक्स कर सकती है वहां? नहीं, देखिए, इसमें ममता के लिए समस्या क्यों है मैं बता रहा हूं। लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस ममता अलायंस से विधानसभा चुनाव में है, तो इसीलिए अभी जो वोट बैंक है वो अभी वहां पहले एंटी सीपीएमिज्म था, अभी एंटी ममताइज्म हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस सीपीएम एक होने के कारण ज्यादा एंटी ममता जो वोट है, इवन मुझे तो लगता है बीजेपी का भी जो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ गया था, 18% तक चला गया था, वो घटेगा, और वो किसके पास जाएगा वो भी देखने लायक चीज है। सीताराम येचुरी और राहुल गांधी का तो बुनियादी मकसद ये कि वो अपनी दूरी पर तमाम बीजेपी विरोधी या नरेंद्र मोदी के विरोधियों को इकट्ठा कर ले। उस नाते ये जो हो रहा है, इसमें आपके अनुसार ये अपने आप में बात कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं बनती फिर एक तरह से? उससे उल्टे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। बीजेपी का फायदा हो सकता है, और बीजेपी इसीलिए
मुझे जो लगता है जो एग्रेसिव लाइन ले रहे हैं उसके पीछे भी ये कारण है। जैसे बीजेपी के भी जो लाइन है कि हम मतलब देश के लिए और टेररिज्म के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो जेएनयू में जो कम्युनिस्ट जो पूरी देश में जहां खत्म हो रहा है वहां जेएनयू और राहुल गांधी जैसे जेएनयू में गए हैं, तो राहुल गांधी तो आज एक लेफ्ट रेडिकल लीडर ऐसे अपने आप को प्रोजेक्शन हो रहा है। ये अपने आप में देखिए, दोनों सीताराम येचुरी या राहुल गांधी दोनों का अपने आप को लेफ्ट रेडिकल नेता प्रोजेक्ट करना या बनने देना, ये सोची हुई समझी रणनीति या बाई चांस ऐसा और बिना सोचे समझे हो रहा है? सीपीएम सोच के कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस में इतना क्योंकि देखिए सीपीएम मोर रेजिमेंटेड पार्टी, उनके जो है पूरा डॉक्यूमेंट होता है, एक एक वर्ड मतलब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल अलायंस नहीं, वो इसमें डिबेट होता है। नहीं, लेकिन उसमें कांग्रेस को लेकर सहमति बन गई, राय हो गई, पक्की हो गई है। नहीं, देखिए मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल कमिटी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स दे आर एंटी कांग्रेस। वो प्रकाश कराट का स्ट्रेन ज्यादा है, लेकिन जो मूड है पार्टी का वो है कि कांग्रेस का चलने से टैक्टिकली हमारा फायदा होगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।